नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विशिष्ट से व्यापक तक गणितीय विचार कैसे विकसित होते हैं इसके बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं इसके मूर्त से अमूर्त विचार के बारे में पढ़ा था। और आज जो है दोस्तों, हम विशिष्ट से व्यापक तक किस तरह से गणितीय विचार आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। जब मैं कहती हूँ पूंछ, तो आपके सामने कौन सी तस्वीर आती है? घोड़े की पूंछ या बंदर की पूंछ, या आपके सामने आपके पालतू कुत्ते की पूंछ? अर्थात दोस्तों, जब शिक्षिका या टीचर किसी बच्चे से कहती है पूंछ, तो सभी बच्चे जितने भी होंगे उसने अलग अलग पूंछ देखी होगी, चाहे वो किसी कुत्ते की पूंछ हो या घोड़े की पूंछ, लेकिन पूंछ तो सभी के लिए एक ही होगा ना। पूंछ चाहे अलग अलग, लेकिन वो जो जानवर, अलग अलग जानवर की पूंछें अलग अलग होगी। कोई बच्चा बोलेगा कि हमने कुत्ते की पूंछ देखी, कोई बच्चा बोलेगा कि हमने घोड़े की पूंछ देखी है, कोई बच्चा बोलेगा हमने बंदर की पूंछ देखी है। इसी तरह पूंछ की अवधारणा तो विकसित हो गई है, लेकिन अलग अलग जानवर की अलग अलग पूंछें होती है। किसी विशिष्ट जानवर की पूंछ में बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती है जो पूंछ की अवधारणा में नहीं है। जैसे मेरे घोड़े की 2 फुट लंबी काली पूंछ है। अर्थात जो उसके घोड़े की जो पूंछ है वो 2 फुट लंबी और काली पूंछ है। मैं उसके बालों की मोटाई, उसके रंग, वह कोण जो वह शरीर से बनाती है, अर्थात जो उसके पूंछ की शरीर के साथ जो कोण बनती है वो सब के बारे में वो बता सकती है। लेकिन क्या वह बातें किसी भी घोड़े की पूंछ के लिए सही होगी? क्या इनमें से कुछ विशेषताओं को अलग घोड़ों के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए अगर मैं इस अवधारणा को सब घोड़ों पर लागू करना चाहती हूँ, तो मुझे घोड़ों की पूंछ की एक ऐसी तस्वीर बनानी पड़ेगी जो केवल मेरे घोड़े की पूंछ की विशेषताओं तक ही सीमित ना हो। अर्थात जो है दोस्तों, उस पूंछ की ऐसी अवधारणाएं बनानी पड़ेगी जो उसके घोड़े तक ही ना रहकर सभी सामान्य, मतलब जनरलाइज हो जाए, सभी के लिए क्या हो जाए, लागू हो जाए। तो अब मैं पाती हूँ कि गाय और कुत्तों के शरीर पर भी ऐसी संरचना होती है, अर्थात उनके भी पूंछ पाए जाते हैं। इसलिए अपनी अवधारणा में सब जानवरों की पूंछों को शामिल करने के लिए मैं इसे और भी व्यापक बनाती हूँ। और भी क्या बनाती है? जनरलाइज करती है। इसलिए एक विशिष्ट स्थिति से लेकर और ज़्यादा स्थितियों को शामिल करने के लिए अवधारणा को व्यापक बनाते समय हम विशिष्ट स्थिति के कुछ गुण को छोड़ देते हैं और उन गुणों को चुनते हैं जो सभी उदाहरणों में हमें उनके गुणों को व्यापक रूप से अवधारणा मिलती है। मतलब हम कुछ ऐसे गुण को छोड़ देते हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, सभी के लिए नहीं मिल पा रहा है, उस गुण को छोड़ देते हैं। और जो गुण सभी के लिए मिल रहा है उसे हम क्या कर लेते हैं? अपना लेते हैं। क्या यही तरीका नहीं है जिससे हम चतुर्भुज की अवधारणा, अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पूंछ की अवधारणा से बच्चों में पूंछ की अलग अलग अवधारणाएं देखी। अब देखिए चतुर्भुज की अवधारणा कैसे बनाते हैं। हम वर्गों, आयतों, समलंब इत्यादि को जांचते हैं और वे गुण चुनते हैं जो सब में पाए जाते हैं। यानी ये सभी 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि चतुर्भुज जो होती है 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। उसी तरह आयत हो गया, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, ये सभी भी 4 ही भुजाओं से मिलकर बनी होती है और एक बंद आकृति का निर्माण करती है। इसी प्रकार हम 4 भुजाओं की बंद आकृति की एक व्यापक अवधारणा विकसित कर लेते हैं और ऐसी ही किसी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ये एक वर्ग दिख रहा है, ये आयत वर्ग, ये चतुर्भुज में दिख रहा है और ये भी क्या है? 4 भुजाओं से ही क्या करके मिलकर बनी हुई है। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज जो कि चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं
त्रिभुज की व्यापक अवधारणा किस प्रकार बनती है। जैसे त्रिभुज, हमने अभी चतुर्भुज पढ़ा कि हमने बच्चों में चतुर्भुज की अवधारणा विकसित करने के लिए बताया कि उसमें 4 भुजाएं होती है। उसी तरह त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, त्रिभुज में 1 2 3 भुजाओं से जो मिलकर बना होगा वही हमारे लिए क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो बच्चों में त्रिभुज की अवधारणा हम विकसित कर सकते हैं। विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए प्राकृतिक संख्याओं और भिन्नों से संबंधित एक एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों, विशिष्ट से व्यापक तक बढ़ने के लिए आप ये हमसे प्रश्न पूछा है कि आप प्राकृतिक संख्या और भिन्न को एक एक उदाहरण देकर लिखिए बोल के। तो ये जो है दोस्तों, हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि हमसे क्या है, हम गणितीय विचार को किस तरह से विकसित कर सकते हैं। क्या विशिष्ट से व्यापक की ओर जाना वैसा ही है जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है? तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपने मूर्त से अमूर्त तक तो पढ़ा होगा आगे के वीडियो में, तो क्या विशिष्ट से व्यापक की ओर जाना भी मूर्त से अमूर्त की ओर जाने जैसा होगा? कमेंट करके हमें बताइएगा। अब देखते हैं दोस्तों, सोपानिक संरचनाएं क्या होती हैं। सोपान क्रमिक संरचनाएं मतलब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कैसे हम संरचनाएं स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। जैसे जैसे मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक हो जाते हैं, जैसे जैसे मूर्त वस्तुएं से पदार्थ जो है अमूर्त विचार में व्यापक हो जाते हैं, वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणा का भी क्या होता है, विस्तार होता है, बढ़ते जाता है। उनमें जो अवधारणाएं हैं वो भी आगे बढ़ते जाएंगी बच्चों में। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरण को लिखते जाएं, उसकी जो व्यापकता है जनरलाइज के हर स्टेप को अगर हम लिखते जाएं, तो हमें विचारों की एक श्रृंखला मिलेगी। विचारों की क्या मिल जाएगी, हमको एक श्रृंखला मिल जाएगी जिसमें हम अवधारणा उससे अगली और ज़्यादा व्यापक अवधारणा में शामिल होगी। अगर हम दोस्तों श्रृंखला में अपने विचारों को शामिल करते जाए तो उससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, नया अवधारणा बन जाएगी, और वो जो होगी पुरानी जो अवधारणा होगी उसके तुलना में क्या होगी, बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होगी और बहुत व्यापक होगी। तो इस तरह दोस्तों हम अपने सोपान क्रमिक संरचनाएं बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है संख्या पद्धति। मूर्त वस्तुओं को गिनने में हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय मतलब सेट, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब यह चलते ही रहेंगे क्रम से, इस तरह से हम समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की जो सोपानिक क्रम या संरचनाएं हैं हम विकसित कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात हम किस तरह से उसे जनरलाइज्ड कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, और इसी तरह छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपका समय बचे, और बस आपको सुनना है, आपको समझ धीरे धीरे जल्दी से आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा।